Hello, my dear friends and my dear listeners. I am welcoming you all in my channel Knowledge to Educate. तो चलिए आज एक नया टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो कि मेंटल हेल्थ का टॉपिक है। इसे अच्छे से पढ़ेंगे, बस आपको ध्यान से सुनते चलना है और ये टॉपिक आज आपकी हो जाएगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। इसके क्लासिफिकेशन, मैनेजमेंट, हर एक चीज पे अच्छे से बात करेंगे, बस आप ध्यान से सुनते चले। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स वैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, इट रेफर्स टू डिफिकल्टी एक्सपीरियंस्ड बाय एन इंडिविजुअल और कपल ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी। तो नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान किसी भी व्यक्ति को या कपल को यदि डिफिकल्टी एक्सपीरियंस करनी पड़ रही है तो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में आते हैं। कौन कौन सी डिफिकल्टी हो सकती है, आइए एग्जांपल के तौर पे कुछ देखें। जैसे कि फिजिकल प्लेजर, कोई व्यक्ति सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, उसे प्लेजर ना आए, आनंद ना आए, तो क्या है? सेक्सुअल डिसऑर्डर ही तो है। अगला है डिजायर। डिजायर यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए इच्छा। तो किसी को इच्छा ही ना आए सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। यदि आपका कोई दोस्त है, वो कहता है मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, तो उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाओ, क्योंकि उन्हें सेक्सुअल डिसऑर्डर है, उनकी डिजायर नहीं आ रही। ठीक। प्रीफरेंसेस एरोजल, वो किसको प्रीफर कर रहे हैं अपने आप को एक्साइट करने के लिए। यदि मेल है तो फीमेल से उन्हें एक्साइट होना चाहिए, फीमेल है तो मेल से एक्साइट होना चाहिए। यदि उनके प्रीफरेंसेस डिस्टर्ब हो जाए, मेल है मेल से अट्रैक्ट होने लगे, तो क्या होगा? सेक्सुअल डिसऑर्डर। तो इन चीजों के कॉज क्या है, आइए थोड़ा सा पहले वो भी देख लेते हैं। तो फिजिकल कॉज में है एनोमलीज ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी में कोई एबनॉर्मेलिटी, यानी कि कुछ ऑर्गन्स में भी एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। कैसे? एक मैं आप लोगों को बताऊं एग्जांपल के तौर पे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके स्क्रोटम में टेस्टिस ही नहीं होता, वो एब्डोमेन में होता है, तो वो सेक्सुअल डिसऑर्डर कर सकता है। या फिर बहुत सारे बच्चे बिना टेस्टिस के पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? बॉडी के एबनॉर्मेलिटीज हैं, एनोमलीज हैं। ठीक है। तो कुछ इरिटेशन ऑफ वेजाइना दैट कॉज पेन व्हेन मेकिंग लव, तो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान यदि वेजाइना में इरिटेशन हो, पेन हो, तो ये भी सेक्सुअल डिसऑर्डर कर सकते हैं। या फिर ऑपरेशन ऑन दी जेनाइटल्स। ठीक है। हमारा जो टॉपिक है मेंटल हेल्थ का टॉपिक है, तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्या कॉज हो सकते हैं? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे कि फीलिंग्स, थॉट्स एंड परसेप्शंस दैट कॉज सेक्सुअल प्रॉब्लम्स या डिसऑर्डर। तो लोगों की फीलिंग्स, उनके थॉट सेक्स के प्रति, या उनका परसेप्शन, हर एक चीज डिपेंड करता है कि उनका सेक्सुअल लाइफ कैसा होगा। यदि इन चीजों में डिस्टर्बेंस होती है तो सेक्सुअल डिसऑर्डर हो सकता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि वो यदि बचपन से किसके साथ रह रहे हैं, यदि मेल है मेल के साथ रह रहा है, बड़ा हुआ तो भी मेल के साथ रह रहा है, तो वो मेल के साथ इतना रह लेते हैं कि उनका साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस हो जाता है कि वो मेल को ही प्रीफर करने लगते हैं। ठीक है। तो मेल को प्रीफर करने लगेंगे तो यानी मेल से ही वो एक्साइट होने लगेंगे। तो क्या है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ही तो है जो कि सेक्सुअल डिसऑर्डर को कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। ए नेगेटिव फीलिंग फॉर द पार्टनर और सेम फॉर वंस बॉडी, अपनी बॉडी के लिए शर्म महसूस होना या फिर अपने पार्टनर के लिए नेगेटिव फीलिंग्स, ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि सेक्सुअल डिसऑर्डर को करा सकते हैं। या फिर अनप्लीजेंट इवेंट ऑफ द पास्ट, पास्ट में कोई ऐसा इवेंट है जो कि अनप्लीजेंट है। जैसे कहने का मतलब ये है कि यदि किसी के साथ रेप हुआ, ठीक, पास्ट में कभी ऐसा हुआ है कि उसके साथ रेप हुआ है, उसके वजह से वो डिप्रेशन में रह सकती है। और किसी के साथ यदि संबंध बनाती भी है तो उसको वो चीजें याद आएंगी, वो डिप्रेशन में जाएगी और सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो वो चीजें क्या करेगा? सेक्सुअल डिसऑर्डर की तरफ ले जा सकता है। फियर एंड रेस्ट्रेंट रिलेटेड टू सेक्स, और सेक्स के लिए डर होना, ये सारे कॉज हैं जो कि सेक्सुअल डिसऑर्डर को कर सकते हैं। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल डिसऑर्डर, तो इसको चार पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला है जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, अगला है साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर, थर्ड है पैराफिलियाज, एंड फोर्थ है सेक्सुअल डिस्फंक्शंस। इनको वन बाय वन करके अच्छे से पढ़ेंगे, बस आप ध्यान से सुनते चलो। ठीक है। तो पहला है जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। नाम से ही समझ में आ रहा है कि जेंडर की आइडेंटिटी नहीं होगी, वो किस जेंडर का है उसका पहचान होने में दिक्कत होगी। यानी कि सेंस मेस्कुलिनिटी या मेल, यानी कि, और फीमेल, फेमिनिटी मतलब कि फीमेल। तो मेल है या फीमेल है, इस चीज की आइडेंटिटी करने में प्रॉब्लम होगी। किसको प्रॉब्लम होगी? पेशेंट को होगी। ठीक है। तो हमारा पहला, इसके भी टाइप्स हैं, तो इसके टाइप्स में पहला है ट्रांससेक्सुअलिज्म। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। ट्रांससेक्सुअलिज्म में क्या होता है कि डिस्कम्फर्ट रिगार्डिंग वंस एनाटोमिकल सेक्स, तो जिस एनाटोमिकल सेक्स ऑर्गन के साथ वो व्यक्ति पैदा हुआ है उसके लिए उसको डिस्कम्फर्ट फील होगा। यदि कोई लड़का है, मेल है, तो मेल है तो उसके पास कौन सा ऑर्गन होगा? पीनस होगा, मेल वाले ऑर्गन होंगे। पर जैसे ही वो बड़ा होता है उसको फीलिंग्स फीमेल वाले आने लगे। तो है तो एनाटोमिकली मेल, पर उसको अंदर से फीलिंग कौन सी आ रही है? फीमेल वाली। तो ये जो चीज होता है तो उसको डिस्कम्फर्ट होगी अपने ऑर्गन के साथ, वो चाहेगा कि काश मेरे पास फीमेल वाला ऑर्गन होता, तो उसको डिस्कम्फर्ट होगी। तो ये आता है किसमें? ट्रांससेक्सुअलिज्म में। चलिए आगे देखते हैं। जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड, ये सेम वैसा ही है ट्रांससेक्सुअलिज्म की तरह, पर इसका
स्टार्ट कब हो जाता है? अर्ली स्टेज में। अर्ली स्टेज में इसके सिम्टम आ जाते हैं तो इसे चाइल्डहुड का कह देते हैं, ठीक है। अगला है डुअल रोल ट्रांसवेस्टिटिज्म। इसमें क्या है कि पेशेंट सेक्सुअली अराउज होगा किस अपोजिट सेक्स का कपड़े पहन करके, ठीक है। अगला है इंटरसेक्सुअलिटी। इंटरसेक्सुअलिटी, इंटर का मतलब होता है बीच का, तो इंटरसेक्सुअलिटी कहने का मतलब है कि उसके पास मेल का भी ऑर्गन हो सकता है, फीमेल का भी ऑर्गन हो सकता है, दोनों एक साथ होगा, ये इंटरसेक्सुअलिटी में आते हैं। कहने का मतलब है मेल का पीनस हो सकता है, फीमेल का क्लाइटोरिस हो सकता है, या फिर मेल का टेस्टिस और फीमेल का ओवरिस, दोनों एक साथ हो सकते हैं। तो दोनों एक साथ होंगे तो ये सारे आते हैं किसमें? इंटरसेक्सुअलिटी में। चलिए आगे देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, यदि आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो हमारा ट्रीटमेंट में क्या है? साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी देते हैं, उनसे उनकी बिहेवियर को, उनकी फीलिंग्स को चेंज करते हैं, ठीक है। अगला क्या है? सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी। मैंने आप लोग को अभी बताया कि जिस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के साथ वो पैदा हुआ, यदि बड़ा होने के बाद उसकी फीलिंग्स अलग हो गई, चेंज हो गई, वो चाह रहा है कि यदि मेल पैदा हुआ है तो चाह रहा है काश में फीमेल होता, तो मेल वाले अपने ऑर्गन को हटा करके सर्जरी करके फीमेल वाले ऑर्गन लगा देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं। हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन है साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। तो साइकोलॉजिकल, यदि बच्चा पैदा हुआ, ठीक, वो बड़ा जैसे होता जाएगा तो उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि कैसे साइकोलॉजिकली बड़ा हो रहा है, उसका बिहेवियर कैसा हो रहा है, उसके साथ साथ उस पर डिपेंड करता है कि उसका सेक्सुअल डेवलपमेंट कैसा होगा। यदि कोई, मैंने आप लोगों को पहले एग्जाम्पल दिया कि कोई बच्चा है वो बड़ा हो रहा है मेल के साथ, ठीक, मेल के साथ ही हमेशा रह रहा है, तो बड़ा होते होते 25 साल का हो गया, वो मेल के साथ ही रहा, फीमेल के साथ रहा ही नहीं, तो उसको साइकोलॉजिकली ये हो सकता है कि वो मेल को ही अट्रैक्ट करने लगे, मेल से ही एक्साइट होने लगे, ठीक है। तो ये होता है साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल डिसऑर्डर, जिसके वजह से उनके सेक्सुअल डेवलपमेंट में असर पड़ जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारा एग्जाम्पल है होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि होमोसेक्सुअलिटी में क्या होता है, मेल मेल से अट्रैक्ट होगा, फीमेल फीमेल से अट्रैक्ट होगी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या है? पहला टाइप है ओब्लिगेटरी होमोसेक्सुअलिटी। ओब्लिगेटरी होमोसेक्सुअलिटी में क्या होता है कि यदि मेल है तो मेल से ही अट्रैक्ट होगा, उसको दूसरा कोई नहीं चाहिए। यदि फीमेल है तो फीमेल से ही अट्रैक्ट होगी, ठीक है। अगला है प्रीफर्ड होमोसेक्सुअलिटी। प्रीफर्ड होमोसेक्सुअलिटी में क्या होता है कि वो प्रीफर करेगा, यदि मेल है तो मेल को ही प्रीफर करेगा, पर ओकेजनली फीमेल को भी प्रीफर कर सकता है, ठीक है। यदि फीमेल है तो फीमेल को ही प्रीफर करेगी, यदि फीमेल उसे नहीं मिली तो मेल के साथ भी जा सकती है। ये होता है प्रीफर्ड होमोसेक्सुअलिटी। अगला है बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी में इंडिविजुअल जो है यदि मेल है तो मेल को भी अट्रैक्ट कर सकता है, उससे भी एक्साइट हो सकता है, यदि फीमेल उसके सामने है तो फीमेल से भी एक्साइट हो सकता है, यानी कि दोनों के लिए 50% है, मेल के साथ भी जा सकता है, फीमेल के साथ भी जा सकता है, ठीक है। उसी को मैंने आप लोगों को समझा दिया। चलिए इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? इसका ट्रीटमेंट होगा बिहेवियरल थेरेपी, उसका बिहेवियर को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी में क्या करते हैं, उसे डरा धमका करके या फिर इलेक्ट्रिक शॉक दे करके उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन को ठीक करते हैं, ठीक है। और यदि जो भी ऐसे लोग होते हैं उनको डिप्रेशन भी बहुत होता है, तो उनको एंटी डिप्रेसेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्लासिफिकेशन है पैराफिलियाज। तो पैराफिलियाज क्या है, चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। पैराफिलियाज में क्या होता है, जो पेशेंट होते हैं पैराफिलियाज वाले, उनको जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से फैंटेसी होगी, एक्साइटमेंट होगी, एरोजल होगी, ठीक है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से, या फिर किसी को ह्यूमिलिएट करके, गाली दे करके, या फिर किसी को मार पीट करके, इससे उनको एरोजल होगा, एक्साइटमेंट होगा। या फिर वो बच्चों के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। या फिर नॉन कंसेंटिंग पर्सन। नॉन कंसेंटिंग पर्सन कहने का मतलब ये है कि बिना किसी के इजाजत के उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करना, जैसे कि रेप में होता है कि उसका इच्छा नहीं होता पर जबरदस्ती उसके साथ करते हैं, रेप में यही तो होता है। तो ये क्या है? नॉन कंसेंटिंग पर्सन। तो ये आते हैं पैराफिलियाज में। वो नॉन लिविंग के साथ कर सकते हैं, बच्चों के साथ कर सकते हैं, लोगों को गाली दे करके, ह्यूमिलिएट करके कर सकते हैं, लोगों को मार पीट के कर सकते हैं, या फिर नॉन कंसेंटिंग। ये सारे इन चीजों से उनको एक्साइटमेंट होगी, सेक्सुअली एरोज होंगे, ठीक है। इसके अलग अलग टाइप्स हैं, चलिए उनको देखते हैं और समझते हैं। तो पहला सैडिज्म। सैडिज्म में क्या होता है कि जो सैडिज्म वाले पेशेंट होते हैं वो साइकोलॉजिकली और फिजिकली हार्म पहुंचाते हैं, जिसके साथ उनका जो अपोजिट पार्टनर है उसको साइकोलॉजिकली और फिजिकली हार्म करते हैं। जैसे कि उन्हें गाली देंगे, साइकोलॉजिकली हार्म करेंगे, उन्हें मारेंगे, पीटेंगे, उनको रस्सी से बांधेंगे, चेन में बांधेंगे, इससे उनको एक्साइटमेंट मिलेगा। तो ये होते हैं सैडिज्म, ठीक है। अगला है मैसोचिज्म। मैसोचिज्म में क्या होता है कि ये खुद को बंधवा करके चैन से, या फिर खुद को पिटवा करके, या फिर खुद को गाली सुन करके, इससे इनको एक्साइटमेंट मिलता है। पहले वाला में क्या हुआ कि इसने मार पीट के, ह्यूमिलिएट करके, चैन से बांध के
या फिर गाली गलौज करके, इन चीजों से इसको सेटिस्फेक्शन मिली, ये एक्साइट हुआ जिसने ये किया। और इसमें क्या हो रहा है कि ये एक्टिविटी करवा करके इनको एक्साइटमेंट मिलेगा, यानी खुद को पिटवा करके, खुद पे गाली सुन करके इनको एक्साइटमेंट होगा। तो ये आते हैं मैसोचिज्म। यदि दोनों लोग, ऐसे लोग एक साथ मिल जाएं, जो मार पीट करके खुश हो रहा है, एक्साइट हो रहा है वो, या जो खुद को पिटवा करके खुश हो रहा है, एक्साइट हो रहा है वो, दोनों ऐसे लोग अगर मिल जाए तो उसे बोलते हैं सैडो मैसोचिज्म। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, बस आप ध्यान से सुनते चलो। अगला है वोयरिज्म। वोयरिज्म में क्या होता है कि ये सेक्सुअली अराउज होते हैं, कैसे? सीक्रेटली वाचिंग, दूसरे को सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए देख करके उससे एक्साइट होंगे, या फिर कोई व्यक्ति अपना कपड़ा उतार रहा है या फिर कोई फीमेल उतार रही है तो उसको देख करके ये एक्साइट होते हैं, उससे उनको एराउजल मिलता है, इसको बोलते हैं वोयरिज्म। ठीक है, पोर्नोग्राफी वोयरिज्म में नहीं आता है। ठीक है, पीडोफिलिया। पीडोफिलिया में क्या है कि 13 साल से कम के एज के बच्चों के साथ ये एक्साइट होते हैं, उनसे एक्साइट होंगे, उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर जाते हैं। यही लोग हैं जो बच्चों के साथ रेप करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रोटेट्यूरिज्म। तो फ्रोटेट्यूरिज्म क्या होता है, इसको चलिए अच्छे से समझते हैं। सेक्सुअली अराउज्ड बाय टचिंग और रबिंग वन सेल्फ अगेंस्ट अनदर नॉन कंसेंटिंग पर्सन। तो नॉन कंसेंटिंग पर्सन के साथ टच करके, उनके साथ रब हो करके ये लोग एक्साइट होते हैं। ये क्राउड प्लेसेस में ज्यादा करते हैं, या फिर बसेस में। बस में क्या होता है, बहुत भीड़ होती है, यदि कोई फीमेल खड़ी है तो उसके साथ पीछे मेल खड़े होगा, तो उसके साथ अपने आप को रब करेगा, उसको टच करेगा, उससे एक्साइट होगा। तो ये आते हैं फ्रोटेट्यूरिज्म। ठीक है, अगला है फेटिटिज्म। फेटिसिज्म। फेटिसिज्म क्या है? गेटिंग सेक्सुअली अराउज्ड बाय नॉन लिविंग एंड जनरली नॉट सेक्सुअली अराउजिंग ऑब्जेक्ट। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से ये अराउज होते हैं, जैसे कि शूज, जो कि नॉट सेक्सुअली अराउजिंग ऑब्जेक्ट है, सेक्सुअली अराउज होने वाली ऑब्जेक्ट नहीं है, और फिर भी ऐसे ऑब्जेक्ट से ये अराउज हो रहे हैं। शूज हो गया, लिंगरीज हो गई, या फिर सॉफ्ट फैब्रिक्स हो गए। ठीक है, अगला देखते हैं ट्रांसवेस्टिटीज। गेट सेक्सुअली अराउज्ड बाय फैंटेसीज अबाउट वियरिंग क्लॉथ ऑफ अपोजिट सेक्स। तो अपोजिट सेक्स का क्लॉथ पहन करके ये एक्साइट होंगे, तो होता है ट्रांसवेस्टिटीज। अगला है एक्सहिबिशनिज्म। एक्सहिबिशनिज्म में क्या करते हैं कि सेक्सुअली अराउज होते हैं, क्या करके? दूसरे को दिखा करके, खुद के प्राइवेट ऑर्गन्स को, जेनिटल ऑर्गन्स को दूसरे को दिखाएंगे और दिखा करके एक्साइट होंगे। सामने वाले की इच्छा नहीं है फिर भी उसे दिखाएंगे और उससे ये एक्साइट होते हैं। ठीक है, फीमेल होगी तो वो भी दिखा सकते हैं, मेनली ये मेल में होता है, फीमेल भी दिखा सकते हैं। ये लोग ज्यादा, फीमेल में क्या होता है कि ब्रेस्ट दिखाती है, या फिर प्राइवेट ऑर्गन्स को भी दिखा सकते हैं, पर मेनली ये क्या करती है, ज्यादातर ब्रेस्ट को दिखाती है। आगे देखते हैं अदर पैराफिलियाज भी कुछ हैं। तो अदर पैराफिलियाज में क्या है? टेलीफोन एस्कैटोलॉजिया। इसमें क्या है? टेलीफोन एस्कैटोलॉजिया में क्या है कि फोन पे बात करके उससे अराउज होंगे, बात करके यानी कि गाली देंगे, उसको हार्म करेंगे साइकोलॉजिकली, तो ऐसे हार्म करके ये एक्साइट होते हैं। अगला है नेक्रोफिलिया। नेक्रोफिलिया में क्या करते हैं कि डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और एक्साइट होते हैं। पार्शियलिज्म में क्या होता है कि खुद को एरोज कैसे करेंगे? किसी बॉडी पार्ट्स के थ्रू एक्साइट हो सकते हैं, किसी भी बॉडी का कोई भी पार्ट्स हो उससे ही एक्साइट हो जाते हैं। अगला है जूफिलिया। जूफिलिया में क्या करते हैं कि एनिमल के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और उससे एक्साइट होते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी उनके साथ करना चाहते हैं, एनिमल्स के साथ। आपने न्यूज में भी सुना होगा कि कुत्तों के साथ या फिर बकरी के साथ, उनके साथ कर लेते हैं लोग। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन के जो रिसेप्टर होते हैं इनको ब्लॉक कर सकते हैं। ये क्या है? मेल हार्मोन है, इसको ब्लॉक करेंगे तो उनका लेवल कम होगा, एक्साइटमेंट कम होगा, एक्साइटमेंट कम होगा तो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे किसी के साथ। ठीक है, किसी के साथ यानी कि कहीं भी ये परफॉर्म कर दे रहे हैं, किसी के साथ परफॉर्म करने लग रहे हैं, तो इनका एक्टिविटी को कम कर देंगे एंड्रोजन के रिसेप्टर को ब्लॉक करके, इनके हार्मोन्स को रेगुलेट करके। ठीक है, अगला है साइको एनालिटिकल थेरेपी। साइको एनालिटिकल थेरेपी से भी इन्हें ठीक किया जा सकता है। साइको एनालिटिकल थेरेपी में क्या करते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट जब हो रहा होता है, जब बच्चा होता है, उस टाइम पे कोई ऐसा इवेंट घटा हो जिसके वजह से वो आज के डेट में बड़ा होने के बाद ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, यानी कि बचपन में उसके साथ कुछ ऐसा इवेंट हो चुका है जिसके वजह से वो आज के डेट में कुछ गलत कर रहा है। ठीक है, तो साइको एनालिटिकल थेरेपी में क्या करते हैं, उस बच्चे को उस एज में लेकर जाते हैं। ठीक है, उस एज में उसको लेकर के जाएंगे और हिप्नोटिक्स करते हैं, माने कि हिप्नोटाइज करके उसको उस एज में ले जाएंगे और वहां की बातें उसे याद दिलाएंगे, और वहां की बातें उसे जब याद दिलाएगी कि उसके साथ क्या घटना हुई थी पास्ट में, उसको याद होने के बाद बहुत से लोग ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो साइको एनालिटिकल थेरेपी में यही करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, बिहेवियरल थेरेपी भी कर सकते हैं। मैंने आप लोग को एवर्जन थेरेपी बता ही दिया है कि उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं या फिर कुछ बैड ऑर्डर यानी कि गंदी चीजें सुंघा करके।
उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, डराया जा सकता है, उनके ओरिएंटेशन को, सेक्सुअल ओरिएंटेशन को ठीक किया जा सकता है, और बिहेवियरल थेरेपी भी दे सकते हैं। अगला हमारा फोर्थ क्लासिफिकेशन है सेक्सुअल डिस्फंक्शन। इसमें क्या है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन इज ए सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस इन सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल। तो जो भी व्यक्ति सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करता है वो 4 फेज के थ्रू गुजरता है। यदि नॉर्मल है तो ये 4 फेज के थ्रू वो जाएगा। सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल, ये 4 फेज हैं। जो भी व्यक्ति सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा तो वो इन चारों चीजों को क्या करेगा, गेन करेगा। इन चारों चीजों को गेन करेगा तो ही उसे रिलैक्सेशन मिलेगी, ठीक है। तो यदि इसमें किसी का डिस्टर्बेंस हो जाए तो उसे बोलेंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शन। तो मैं आप लोगों को समझा दूं थोड़ा बहुत। फेज 1 में क्या होता है, 4 फेज हैं, चारों फेज को यदि पूरा करता है तो उसका सेक्स लाइफ अच्छा है, ठीक है। यदि ये इसमें कोई डिस्टर्बेंस हो रही है तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन है। तो पहला फेज है डिजायर, यानी कि आपको सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने की इच्छा आना। आप किसी को देख के एक्साइट हो सकते हो, किसी को सुन के एक्साइट हो सकते हो, किसी को टच करके एक्साइट हो सकते हो, या फिर किसी को सोच करके फैंटेसी में ही एक्साइट हो सकते हो। तो ये होता है डिजायर। इससे एक्साइट होने के कहने का मतलब क्या है कि सेक्स करने की इच्छा होना, किसी को सुन के, देख के या फिर सोच के। तो पहला फेज ये होता है डिजायर। सेकंड फेज क्या होती है, एक्साइटमेंट। तो डिजायर होने के बाद एक्साइटमेंट होगा। यदि मेल है तो उसका पेनाइल इरेक्शन होगा, फीमेल है तो वेजाइना में लुब्रिकेशन होगा, ठीक है। थर्ड फेज क्या है, ऑर्गेजम। सेक्सुअल एक्टिविटी का ये पीक लेवल है। ये पीक लेवल को गेन करने के लिए लोग क्या करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। ऑर्गेजम में क्या होगा, यदि मेल है तो उसका स्पर्म इजेक्ट होने वाला होगा, ठीक है। यदि फीमेल है तो उसके वेजाइना में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। यूटेरस में भी कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, मेनली वेजाइना में कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। यदि और इस स्टेज को क्रॉस करने के बाद फोर्थ फेज होता है, लास्ट फेज, रिजोल्यूशन, यानी कि रिलैक्सेशन फेज, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द कॉमन डिस्फंक्शंस आर, तो ये जो सेक्सुअल फेज है, सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल है, कोई व्यक्ति यदि इस साइकिल को सही से पूरा नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसको सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, तो क्या क्या है ये उनको समझते हैं। पहला है फ्रिजिडिटी, इंपोर्टेंस। तो चलिए इनको समझते हैं। फ्रिजिडिटी में क्या होता है, अब्सेंस ऑफ डिजायर ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए डिजायर ही खत्म हो जाना, इच्छा ही खत्म हो जाए, यानी कि पहला फेज ही क्रॉस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अगला है इंपोर्टेंस। इसमें क्या होता है कि इनएबिलिटी टू हैव और सस्टेन पेनाइल इरेक्शन। तो जब तक सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है तब तक इनका पेनाइल इरेक्शन नहीं हो पाता है, यानी कि जब सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करना है तो इनका पेनाइल इरेक्ट ही नहीं होगा, पीनस इरेक्ट ही नहीं होगा। तो क्या है, ऐसे लोग क्या होता है, इंपोर्टेंस। अगला है प्री मैच्योर इजैकुलेशन। प्री मैच्योर इजैकुलेशन में क्या होता है कि सेटिस्फैक्टरी सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले ही इजैकुलेट हो जाना है। कहने का मतलब ये है कि मेल और फीमेल दोनों का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। दोनों का सेटिस्फेक्शन होने के लिए दोनों को एक साथ ऑर्गेजम आना चाहिए। और ये इसमें क्या होगा कि एक पार्टनर पहले ही उनका ऑर्गेजम आ जाएगा, पहले ही उनका रिजोल्यूशन हो जाएगा। तो पहला ही रिजोल्यूशन फेज आने का मतलब कि एक पार्टनर तो सेटिस्फाई हो गया, दूसरा सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इसमें होता है प्री मैच्योर इजैकुलेशन। अगला है नॉन ऑर्गेनिक वेजाइनसमस। इसमें क्या होता है कि इनवॉलेंट्री स्पाज्म हो जाती है वेजाइना के 1/3 पार्ट में। इनवॉलेंट्री स्पाज्म कहने का मतलब है कि अकड़ हो जाएगी, यानी कि नैरो हो जाएगा वेजाइना का पाथवे। नैरो हो जाएगा तो सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, उसका एक्सपीरियंस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, सेक्सुअल डिस्फंक्शन। अगला है नॉन ऑर्गेनिक डिस्पेरोनिया। इसमें क्या होता है कि पेन होने लगेगा बोथ पार्टनर को। मेल यदि मेल है तो उसको जेनेटल ऑर्गन्स में मेल वाले में पेन होगा, यदि फीमेल है तो फीमेल वाले में पेन होगा। इसके वजह से उनको डिफिकल्टी आ सकती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। इन्हें काउंसलिंग किया जा सकता है, हार्मोनल रेगुलेशन दिया जा सकता है, ठीक है। तो इससे ये ठीक हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आया है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ठीक है। और भी कुछ थेरेपीज हैं जैसे कि साइको एनालिसिस है, हिप्नोसिस है, ग्रुप साइकोथेरेपी है और बिहेवियर थेरेपी है। ग्रुप साइकोथेरेपी में क्या करते हैं कि जो एक जैसे बीमारी वाले लोग होते हैं उनको एक साथ बैठा करके काउंसलिंग देते हैं, उन्हें समझाते हैं, ठीक है, उनको साइकोथेरेपी देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। और अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए, चैप्टर्स को समझने के लिए चैनल पे बने रहे और आते रहे। थैंक यू।